हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे हिंदी की बिंदु और चंद्र बिंदु, यानी हिंदी की बिंदी कहाँ और कैसे प्रयोग करें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये बिंदु कब कब क्या कहलाती है और कहाँ पर यूज़ होती है। तो सबसे पहली बिंदी है ये, इसको बोलते हैं अनुस्वार। किसी भी शिरो रेखा के ऊपर ये जो लगी होती है, शिरो रेखा क्या होती है, जब भी किसी अक्षर के ऊपर जो ये लाइन होती है इस तरह से, उसको शिरो रेखा कहते हैं। इसके ऊपर जब बिंदी होती है तो उसको हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार जैसे क पे ये शिरो रेखा हो गई, इसके ऊपर ये बिंदी लग गई, तो ये क्या बन गया, क पे बिंदी लग गई तो कंग, क से बन गया कंग। उसी तरह से नंबर 2 पे आता है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु किसी भी शिरो रेखा के ऊपर इस तरह से ये आधा चांद और ये बिंदी लगाई जाती है, इसको कहते हैं चंद्र बिंदु। तो जैसे हम क पे चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये भी बन जाएगा कं। तो इसको हम अगर कंचन लिखना है तो हम, या कांच लिखना है जैसे कांच, तो हम यहाँ पे एक आ की लाइन खींचेंगे मात्रा और च लिख देंगे तो ये बन जाएगा कांच। इस तरह से हो गई चंद्र बिंदु। तीसरा है आगत स्वर। आगत स्वर व्यंजन। आगत स्वर व्यंजन में जैसे ये शिरो रेखा के ऊपर बिंदी ना लगा के सिर्फ आधा चांद बनेगा, तो किसी अक्षर पर अब हम लगाएंगे तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क को हम ऊपर लगाएंगे आधा चांद तो ये हम पढ़ेंगे क, इस तरह से क। और वही अगर शिरो रेखा के साथ एक मात्रा होगी और ऊपर हम इस तरह से लगाएंगे जैसे हमने इस पर लगाया है तो ये बन गया ओ। इसी तरह से क पे लगाएंगे ये मात्रा खींच के, जैसे ये हमने क पे लगाया ये और ये, तो ये क्या बन गया, क। ये बन गया क, ये आधा चांद लगता है, यहाँ पे बिंदी नहीं होती है। फिर आता है नंबर 4 द्वित्व या उत्क्षिप्त। ये क्या है, द्वित्व या उत्क्षिप्त। ये जैसे कि ड है, ड के नीचे ये बिंदी लगा दी तो ये क्या बन गया, ड़ बन गया। और ढ के नीचे ये बिंदी लगा दी तो ये बन गया ढ। तो इसको हम एग्जाम्पल बाद में सीखेंगे। ये ढ की ध्वनि आएगी, यानी कि द्वित्व उत्क्षिप्त ध्वनि, द्वित्व या उत्क्षिप्त ध्वनि। पांचवा है विसर्ग। विसर्ग में दो बिंदियां लगती हैं इस तरह से, किसी भी अक्षर के, यहाँ पे अक्षर है इसके इस तरफ ये दो बिंदियां लगेंगी। तो जैसे क पे ये बिंदी लग गई तो ये बन गया कह, अह का स्वर आएगा, जह, नह। इस तरह से दो बिंदियों का यूज करके हम उसका उच्चारण करेंगे। अब हम सीखते हैं कि चंद्र बिंदु हम कब लगाते हैं और बिंदु सिर्फ कब लगाते हैं। जिन स्वरों की शिरो रेखा के ऊपर खाली स्थान होता है उनके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। जिन स्वरों की शिरो रेखा, वो जो मैंने बताई ऊपर ये जो लाइन होती है शिरो रेखा, उसके ऊपर खाली स्थान होता है, ये कोई मात्रा नहीं होगी, जैसे इसमें मात्रा लगी हुई है ना, ये कोई मात्रा नहीं लगी होगी, तब हम उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे आंख, अब इसमें यहाँ पे मात्रा है, ऊपर नहीं है, शिरो रेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, आंख। उसी तरह से कुआं, आ पे भी कोई बिंदी नहीं, इस पे ऊपर मात्रा नहीं है तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाएंगे, कुआं। गंवार, यहाँ पे भी कोई शिरो रेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, ना छोटी ई की, ना बड़ी ई की, ना ए की, ना ओ की, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे गंवार, इसको हम गंवार इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से हंसी, कांच, चांद, इनके ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, जिनके ऊपर मात्रा लगी होती है उन पर बिंदु लगाते हैं। जिनके ऊपर मात्रा लगी होती है, जैसे छोटी की, बड़ी की, शिरो रेखा के ऊपर ही जाती है ना वो मात्रा, तो वहां पर हम सिर्फ बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंघाड़ा, अब यहाँ पे ये मात्रा आ गई इसके ऊपर शिरो रेखा के ऊपर, तो यहाँ पे हम चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे कभी भी, यहाँ पे हम बिंदु का प्रयोग करेंगे, सिंघाड़ा। उसी तरह से खींचना, खींचना बोलते हैं ना, मेरी नस खींच गई, उस तरह से, तो खींचना, यहाँ पर भी मात्रा लगी है तो यहाँ बिंदु लगेगी। हिंडोला, यहाँ पर भी मात्रा है तो बिंदु लगेगी। इसी तरह से ये ईंधन नहीं है, ये यहाँ पे ईंधन गलत लिखा गया, ईंट, यहाँ पे भी ये ई की बड़ी आ गई तो यहाँ पे मात्रा ही हो गई है तो यहाँ पे भी सिर्फ बिंदु लगेगी, ईंट। उसी तरह से गोंद, यहाँ पे बिंदु लगेगी क्योंकि ओ की मात्रा आ रही है ऊपर शिरो रेखा के ऊपर, गोंद। ओंकार, यहाँ भी मात्रा आ गई शिरो रेखा के ऊपर तो ओंकार। ऐठन, यहाँ भी दो मात्राएं लगी हुई हैं तो बिंदु लगेगी, ऐठन। उसी तरह से सौंठ, यहाँ भी मात्रा शिरो रेखा के ऊपर है, यहाँ पर भी मात्रा शिरो रेखा के ऊपर है, सौंठ है ये। उसके बाद गेंद, गेंद, इसमें भी बिंदु लगेगी, चंद्र बिंदु नहीं लगेगी। उसी तरह से चंपक,
चंपक नहीं, यहाँ पे मुझे कुछ और लिखना था, 64 लिखना था, 64। ठीक है, तो 64 में भी यहाँ पे मात्रा लग गई है, तो यहाँ पे बिंदु का प्रयोग करेंगे। इसको हम काट देते हैं, ये गलती हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 64। तो यहाँ पर भी बिंदु का प्रयोग होगा क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आ गई। ठीक है, अब बची ड़ और ढ़। जैसे ड़, अगर ड़ है जो ये है क ख ग घ, ड़, उसके जो ड़ आता है क ख ग घ ड़, तो ये ड़ कब बनता है, ड के नीचे जब हम बिंदु लगा देते हैं ये, तो ड़ बन जाता है। ये ड के नीचे हमने बिंदी लगाई तो ये क्या बन गया, ड़। तो जैसे हमने लिखना हो लड़की, ये लड़की, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लड़की। उसी तरह से ढ, ढ के नीचे अगर हम बिंदु लगा देंगे, ये ढ है, ढ के नीचे हमने बिंदु लगा दी, तो ये जैसे हमने लिखना हो लुढ़का, या हम बोलेंगे लुढ़का, लुढ़क गया जो बोलते हैं ना, लुढ़का, सॉरी लुढ़का, तो ये बर्तन लुढ़क गया जो बोलते हैं, तो यहाँ पे ढ आएगा, अड़ नहीं आएगा, ढ। और हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, कढ़ाई, 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 ये बन गया कढ़ाई। इस तरह से ये वाला ढ इस तरह से आ जाएगा। और अब हम कुछ ऐसे वर्ड भी लिख कर देख लेते हैं जिसमें कि बिंदी लगाई जाती है। जैसे हमने लिखना है फन, एक होता है ये वाला फन और एक होता है ये वाला फन। यहाँ पे हम बिंदु लगाएंगे तो ये फन बोलेंगे इसको हम, ये फन हो गया, ये फन हो गया। तो इस फन का मतलब क्या होता है, सांप का फन, सांप का फन जो होता है। ठीक है, और यह फन, फन का मतलब होता है हुनर, हुनर बोलते हैं ना, हुनर, ये हो गया हुनर। उसी तरह से बिंदी का प्रयोग हम एक और वर्ड लिख के देख लेते हैं, सीख लेते हैं। एक होता है फूल, ये वाला फूल, इसका मतलब क्या होता है, पुष्प। ठीक है, और अगर हम लिखेंगे इस तरह से यहाँ बिंदी लगा के फूल, ये हो गया फूल और ये हो गया फूल, तो इस फूल का मतलब क्या होता है, मूर्ख। तो इस तरह से भी बिंदी का प्रयोग होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।